धाराएं हैं, इन सबको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में फांसीवाद आ चुका है। हम लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इस बात को समझना चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है, यानी जितना लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, जितना लोकतंत्र जिस रूप में दिखाई दे रहा है, वो क्या सत्ताधारी पक्ष की कृपा पे निर्भर है, उसकी कृपा से दिखाई दे रहा है, या वो जनता के प्रतिरोध से दिखाई दे रहा है? ये कौन तय कर रहा है कि इस देश में कितना लोकतंत्र रहेगा, किसको बोलने दिया जाएगा, किसको नहीं बोलने दिया जाएगा, किस चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो कहां तक किया जाएगा, और चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनने दी जाएगी कि नहीं बनने दी जाएगी, और कहां बनने दी जाएगी, कितने दिन बनने दी जाएगी, ये कौन तय कर रहा है? क्या ये जनता तय कर रही है या एक सत्ताधारी समूह तय कर रहा है? अगर एक सत्ताधारी समूह तय कर रहा है कि हम जितना चाहेंगे, जब तक चाहेंगे लोकतंत्र होने देंगे, और जब चाहेंगे वहां बंद कर देंगे लोकतंत्र का तमाशा, तो ये फांसीवाद के अलावा और कुछ नहीं। इसको समझने की जरूरत है, और इसीलिए हम लोगों ने भारतीय फांसीवाद पे बात करनी शुरू की थी कि जरूरी नहीं है कि दुनिया के सभी देशों में फांसीवाद का एक ही चेहरा दिखाई दे। हर देश में फांसीवादी निजाम गैस चैम्बर बनाए, ये जरूरी नहीं है। अगर गैस चैम्बर नहीं है तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि फांसीवाद नहीं है। खास तौर पे हिंदुस्तान में जो फांसीवाद का अनुभव है, उसको गैस चैम्बर की जरूरत नहीं है। इसलिए गैस चैम्बर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको भरोसा है कि वो एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक गैस चैम्बर बना सकता है। वो एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक गैस चैम्बर बना सकता है जिसमें विरोध करने वाले लोग भी, हम आप जैसे लोग भी, उनके ही खेल में इस्तेमाल किए जा सकें आसानी से। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है समझना कि अगर 100 में 99 पत्रकारों को खरीद लिया गया या बंद कर दिया गया जेलों में, या प्रताड़ित कर दिया गया, तो किसी एक या दो को क्यों बोलने दिया जाए? उस एक और दो को का बोलना इसलिए जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है कि उसको दिखा दिए, कह सकें कि देखो यही दुश्मन है, यही देशद्रोही है। अगर वो सबको बंद कर देंगे जेलों में, तो किसको दिखाएंगे कौन दुश्मन है, कौन देशद्रोही है? और अगर कोई नहीं है तो फिर किसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना? तो ये दिखाते रहना कि नहीं अभी भी देशद्रोही सक्रिय हैं, लोग हैं, बातें हो रही हैं, सरकार की आलोचना हो रही है, राष्ट्र का जो स्वप्न है उस पर खतरे मंडरा रहे हैं, इसके लिए भी जरूरी है कि थोड़ी सी लोकतांत्रिक जगह चलने दी जाए। ये हमारे देश में जो फांसीवाद का रिजीम है, क्योंकि उन्होंने भी सीखा है अपने इतिहास से, हमने सीखा हो या नहीं सीखा हो, फांसीवादियों ने सीखा है कि आप गैस चैम्बर बना के ब्रूट फोर्स से बहुत लंबे समय तक एक बड़ी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो पुराना पिछड़ा हुआ तरीका है जो फेल हो गया, वो रिजेक्टेड तरीका है। अब अगर फांसीवाद को स्थायी होना है, कायम कर और लंबे समय तक
रहना है और एक बड़े आवाम के बीच में रहना है, तो उसको दूसरे तरीके से काम करना होगा, जिसमें लोकतंत्र के भ्रम को बनाए रखना, लोकतंत्र की थोड़ी सी जगहों को बनाए रखना, जिसका एक जरूरी हिस्सा है, खास तौर पे भारत जैसे देश में। जो इतना बड़ा विशाल भूभाग है और जिसमें इतनी विविधताएं हैं जितनी किसी यूरोपीय देश में नहीं देखने को मिल सकती हैं, दूसरे एशियाई देशों में भी देखने को नहीं मिलती हैं, बड़े एशियाई देशों में भी देखने को नहीं मिलती हैं। ये इस जमीन की, इस धरती की एक ऐतिहासिक भौगोलिक विशेषता के रूप में भी देखा जा सकता है इसको। यहाँ इतनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषा, धर्म, पहनावे, भोजन, विश्वास, हजारों लाखों की संख्या में, कि यहाँ पे आप एकदम से मशीनी तरीके से किसी एक चीज को थोप नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। या यांत्रिक तरीके से किसी एक धर्म को, किसी एक विचार को, किसी एक राजनीति को पशु बल के सहारे अकेले नहीं थोप सकता, वो चल नहीं सकता। यहाँ पे वो संभव नहीं है, कभी चल नहीं पाया, वो किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो यहां पर वर्चस्व स्थापित करने का रास्ता अलग, और आरएसएस को, संघ को, कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया था कि इस देश में अगर उनको अपना वर्चस्व कायम करना है तो उसका रास्ता संस्कृति का रास्ता होगा। यानी सांस्कृतिक लड़ाई, सांस्कृतिक बदलाव की लड़ाई, सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई प्राथमिक होगी, राजनीतिक लड़ाई उसके पीछे पीछे आएगी। हम वामपंथी लोग आमतौर पे ये समझते हैं, हमारी पुरानी समझदारी रही है कि राजनीतिक लड़ाई प्राथमिक होती है, आर्थिक राजनीतिक लड़ाई प्राथमिक होती है, और सांस्कृतिक लड़ाई उसके साथ साथ चलती है, उसको मजबूत बनाने के लिए, कभी कभी उसको रास्ता दिखाने के लिए भी चलती है। पर सांस्कृतिक लड़ाई ही प्राथमिक है और संस्कृति के मैदान में ही राजनीति का भाग्य तय होगा, ऐसी हमारी समझदारी नहीं रही है। हम, जब मैं कह रहा हूं तो परंपरागत जो वामपंथी तबके हैं, तरह तरह के, उनको शामिल कर, जो प्रगतिशील तबके हैं उनको मैं शामिल कर रहा हूं। लेकिन आरएसएस के सामने ये उनकी विलक्षण प्रतिभा थी कि ये स्पष्ट था कि ये लड़ाई प्राथमिक रूप से एक सांस्कृतिक लड़ाई है, इस देश के सांस्कृतिक पर्यावरण को बदलने की लड़ाई, और वो लंबे समय तक इस देश के सांस्कृतिक पर्यावरण को बदलने की लड़ाई लड़ते रहे, बिना इस बात की चिंता किए कि वो राजसत्ता उनको मिलती है कि नहीं मिलती। राजनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया, राजसत्ता में भी आए तो सत्ता का इस्तेमाल किया, सांस्कृतिक पर्यावरण को बदलने की अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि उनके सामने स्पष्ट है कि अगर हम इस देश के सांस्कृतिक पर्यावरण पर वर्चस्व कायम कर लेंगे तो हम वो सब कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं, और सत्ता हमारी जेब में रहेगी, सत्ता हमारे इशारे पर चलेगी। उन्हें यह कॉन्फिडेंस क्यों है, उन्हें यह आत्मविश्वास क्यों था, मैं नहीं जानता। ये दूरदृष्टि उनको कहां से मिली, ये भी मैं नहीं जानता, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं आरएसएस का इतिहास, फासीवाद का इतिहास, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, उसमें कोई भी ये बात नहीं कहता
कि ये सूझ कहां से मिली आरएसएस को, क्योंकि जो उनके सामने मॉडल थे जिससे वो प्रेरणा ले रहे थे, लिख भी रहे थे, चाहे वो मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, उनके सामने भी ये बात नहीं थी। उनकी लड़ाई भी मुख्यतः राजनीतिक लड़ाई थी। प्रचार का महत्व उन्होंने समझा था, प्रचार का इस्तेमाल किया था, वो एक अलग बात है, लेकिन सांस्कृतिक लड़ाई ही प्राथमिक लड़ाई है, इसलिए वो एक लंबी लड़ाई होगी। वो कुछ सालों की नहीं, दशकों की नहीं, वो 50 साल की, 100 साल की लड़ाई होगी। ये विजन तो उनके पास नहीं है। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये एक मजबूरी भी थी, खासतौर पर सावरकर की, हिंदू महासभा की, आरएसएस की। सावरकर ने तो शर्त लिख के दी थी कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, और संघ ने भी समय समय पे सरकार के साथ एक समझदारी बनाई थी कि हम किसी राजनीतिक गतिविधि में सीधे हिस्सा नहीं लेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया था कि हम अपना काम करते रह सकें। बतौर संगठन हम भाग नहीं लेंगे राजनीति में, हमारे सदस्य चाहे तो निजी रूप से राजनीति में हिस्सा लेना चाहे ले सकते। यानी एक कंपल्शन था, वो इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं कि एक कंपल्शन था, एक मजबूरी थी, या एक रणनीति थी, एक स्ट्रेटजी थी। जब महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे और उनको प्रतिबंधित किया गया, संघ को प्रतिबंधित किया गया, हालांकि बाद में बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी कंपेलिंग वजह के, बिना किसी खास जरूरत के उस प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। तो उस समय भी यह शर्त रख दी गई थी कि भाई आप राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। तो उन्होंने सहर्ष मान लिया, उन्होंने काम तो लेते ही नहीं, हम तो राजनीतिक संगठन ही नहीं है, हमारा तो काम ही सांस्कृतिक काम है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक स्पष्ट विजन है कि सांस्कृतिक पर्यावरण को बदलने की लड़ाई, सांस्कृतिक पर्यावरण को अपने कब्जे में लेने की लड़ाई असली लड़ाई है। और हो सकता है उन्हें यह आत्मविश्वास इस कारण से रहा हो कि इस देश में वर्णाश्रम नाम की एक संस्था रही है जिसने हजारों वर्षों तक अपना वर्चस्व बना के रखा, जिसका वर्चस्व आज भी कायम है, बावजूद इसके कि बहुत ताकतवर आंदोलन उसके खिलाफ उठते रहे हैं। बहुत प्रबल आंदोलन, वैचारिक सामाजिक आंदोलन वर्णाश्रम के खिलाफ उठते रहे हैं, जैसे बुद्ध का आंदोलन था, बुद्ध का धर्म था, या उसके बाद उसकी पूरी एक बौद्ध परंपरा है, सिद्धों और नाथों की परंपरा है, कबीर की परंपरा है, निर्गुण भक्ति की परंपरा है। भक्ति की परंपरा में अनेक धाराएं हैं जो वर्णाश्रम के खिलाफ हैं। कला और साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। बाद के दिनों में पूरी आजादी की लड़ाई है। सबके बाद जब मैं आजादी की लड़ाई कह रहा हूं तो उसमें आम्बेडकर, गांधी, भगत सिंह, नेहरू, इन सब की भूमिकाओं को शामिल करके मैं देख रहा हूं, उनके मतभेद को भी समझते हुए। इसके बाद भी वर्णाश्रम का वर्चस्व कायम है। राजा बदलते रहते हैं, बादशाह आते जाते रहते हैं, अंग्रेजी राज आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, राजसत्ता कहीं भी चली जाती है, वर्णाश्रम पे कोई आंच नहीं आती, क्योंकि हर राजसत्ता ये महसूस करके कि वर्णाश्रम उसके लिए बहुत काम की चीज है, वो उसको एक सुरक्षा देती है। सुरक्षा ही नहीं देती है, वो उन तमाम धाराओं को, प्रवृत्तियों का दमन करती है जो वर्णाश्रम के खिलाफ खड़े होते हैं या उसके सवाल उठाते हैं या उनको इरेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई बहुत अनहोनी नहीं होगी कि ये जो सांस्कृतिक इतिहास है वर्णाश्रम का, जो ये समझाता है, जो ये सीख देता है कि
सांस्कृतिक पर्यावरण ही असली चीज है, सांस्कृतिक वर्चस्व ही असली चीज है। बाद में मार्क्सवादी धारा में आप लोग जानते ही हैं कि ग्रामशी के काम से और दूसरे तरह के बहुत से मार्क्सवादियों के काम से हमने इस जटिलता को की एक समझदारी हासिल की। लेकिन यह आरएसएस की अपनी जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, उनकी जो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, उनका जो सारा कामकाज है, उसका केंद्रीय सूत्र है कि हमें इस देश के सांस्कृतिक पर्यावरण पे अपना वर्चस्व कायम करना। अभी आपने सबने सुना ही होगा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है। रैदास जी के जन्मदिन पे उनको बयान भाषण देना था। हम सब जानते हैं कि उस समय आरएसएस और बीजेपी किस तरह से जो हमारे वंचित तबके हैं, जो समुदाय हैं, दलित, आदिवासी, बहुजन, उनके बीच उन्होंने तेजी से अपना काम बढ़ाया, उनको जोड़ा है। उनका बड़ा सपोर्ट बेस वहां से आ रहा जहां पहले उनका कोई सपोर्ट बेस नहीं था, जिसको माना जाता था कि वो बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने उनको जोड़ा है और उस लिहाज से वो बीच बीच में सहभोज कराते रहते हैं, इस तरह के बयान देते रहते हैं कि जाति पाति ये कोई हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है और हिंदुओं को जाति पाति को भूल के एकजुट हो जाना चाहिए। ये मैसेज है कि जाति पाति को भूल के हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। मैसेज जाता भी है भीतर, आम जनता के बीच बहुत दूर तक जाता है। और आज जो वंचित जातियों के बहुजन समाज का जो तबका बीजेपी आरएसएस से जुड़ा है, उससे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब कहां जाति पाति है, तो जाति पाति सब खत्म हो गया, अब तो हिंदू हिंदू एक हो गए हैं और हिंदू राष्ट्र लगभग वजूद में आ गया है और दुनिया में आगे बढ़ रहा है। तो अब तो जाति पाति जैसी कोई बात नहीं है। तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि पंडितों ने जाति बनाई है। हालांकि इस पे रिएक्शन भी हुआ उन्हीं के समर्थकों के बीच बहुत तेज। जो हिंदू ब्रह्मांड है उसमें बड़ी उथल पुथल हो गई। बड़ा मोहन भागवत के खिलाफ ट्विटर पे और जो होंगे उसके पहले भी एलजीबीटी पे उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाभारत के दो पात्र थे, वो समलैंगिक थे, तो समलैंगिकता तो बहुत हमारी परंपरा में रही है। हालांकि ये एक सच्चाई है, ये सच है और ये अच्छी बात है कि समलैंगिकता को लेकर के दूसरे देशों में जिस तरह की नफरत की भावना रही है मुख्य धारा में, उससे हमारे देश में बहुत भिन्न मामला रहा है। एक स्वीकार भाव रहा है, एक सहअस्तित्व रहा है बहुत समय तक। और महाभारत में हो या नहीं हो, और बहुत सारी कथाओं में बहुत जगह उनकी उपस्थिति है और उनको लेकर कोई इस तरह का नफरत जो बाद में हमारे देश में भी आई और जगह पे नहीं, उसका वो इतिहास नहीं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है उसमें खलबली मची और उनकी निंदा हुई, तो उन्होंने संशोधन कर दिया अपने बयान में। उन्होंने कहा कि हम पंडितों के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे थे, हम तो विद्वानों की बात कर रहे थे कि विद्वानों ने बनाया है। लेकिन विद्वानों ने बनाया है तो किन विद्वानों ने बनाया है उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। और ठीक ही किसी शंकराचार्य ने कहा कि अगर विद्वानों ने बनाया है जाति को, तो फिर आप उसका विरोध क्यों करते हैं, उसकी निंदा क्यों करते हैं। यानी कोई डिफेंस, मजबूत डिफेंस वो अपने बयान में नहीं खड़ा कर पाए, उन्होंने बैक ट्रैक किया। लेकिन जो शंकरानंद ने सवाल उठाया
कि जाति तो भगवान ने बनाई है, और आप अगर ये नहीं कहते हो कि जाति भगवान ने बनाई है, भगवान को छोड़ के किसी और ने बनाई है, तो फिर आप जाति की पूरी संस्कृति पे एक सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। इसलिए आपका वो बयान स्वीकार्य नहीं है। पर यह भ्रम इसलिए होता है क्योंकि शंकराचार्य और दूसरे लोग ये भूल जाते हैं कि मोहन भागवत या दूसरे सरसंघ विचालक या खुद सावरकर, ये लोग जब जाति भेद मिटाने की बात करते हैं, जब जाति पाति भुलाने की बात करते हैं, तब कभी भी ये वर्णाश्रम को मिटाने की बात नहीं करते। वर्णाश्रम और जाति में एक फर्क। वर्णाश्रम बना रहे तो जातियां मिटती रहे तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं उसको। वैसे भी जाति कोई स्थायी चीज नहीं है, नई जातियां आती रहती हैं, पुरानी मिट जाती हैं। पुरानी जातियों का वर्णाश्रम के भीतर स्ट्रक्चर बदलता रहता है। कोई जाति जो पहले पिछड़ी थी वो आगे बढ़कर क्षत्रिय हो जाती है, कभी ब्राह्मण भी हो जाती है, कभी कोई ब्राह्मण जाति पिछड़ जाती है। वर्णाश्रम का एक फ्रेमवर्क है जिसको चातुर्वर्ण कहते हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था है जो असली चीज है, और चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। चातुर्वर्ण व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर जातियां चातुर्वर्ण व्यवस्था के आड़े आ रही हैं तो जातियों को मिटाया जा सकता है, जातियों को खत्म किया जा सकता है। जातियां तभी तक स्वीकार्य हैं जब तक वो चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूती दे। क्योंकि लड़ने कौन जाएगा? 1000 साल से अगर हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, जो मोहन भागवत कह रहे हैं, जो मोहन भागवत की बेसिक थीसिस है, जिस पे मुझे बेसिकली बात करनी थी कि अगर 1000 साल से हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं तो कौन हिंदू लड़ने जाएगा मुसलमानों से? पंडित जी तो नहीं लड़ने जाएंगे, ठाकुर साहब तो नहीं लड़ेंगे, फौज कहां से आएगी, सिपाही कहां से आएंगे, लड़ने वाले कहां से आएंगे? सेनापति तो मिल जाएंगे, सिपाही कहां से मिलेंगे? तो सिपाहियों को लाने के लिए जातियों को मिटाना पड़ेगा। ये सावरकर समझते थे, इस बात को आरएसएस ने भी समझा है, और आज के बीजेपी के नेता भी इस बात को समझते हैं, इसको आगे बढ़ाने की। लेकिन वो चातुर्वर्ण की व्यवस्था, चातुर्वर्ण के संस्कार को नहीं मिटाना चाहते। और चातुर्वर्ण के संस्कार को नहीं मिटाने का मतलब है कि जो जाति उत्पीड़न की व्यवस्था है वो चलती रहेगी। प्रतीकात्मक रूप से आप साथ बैठ के खाना खा सकते हो, जाति मिटाने का केवल इतना ही मतलब है। जाति मिटाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप छुआछूत नहीं करें, आप घर में साथ बैठ के खाना खा लें। लेकिन पूरी जो हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीति है उसमें जो जाति व्यवस्था की भूमिका है, जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था जातियों के उत्पीड़न के सहारे चल रही है, वो चलती रहेगी। वो चलती रहेगी क्योंकि उस उत्पीड़न को कम करने के लिए, उस पर सवाल उठाने के लिए जो बुनियादी काम करने होंगे, वो बुनियादी काम कभी एजेंडे पे नहीं लाए जाएंगे। जैसे कि भूमि सुधार का काम, जैसे कि संपत्ति के पुनर्वितरण का काम, जैसे कि शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने का काम, जैसे कि सेहत को राज्य की जिम्मेदारी के रूप में तय करने का काम, जैसे कि बुनियादी रोजगार सुनिश्चित करने का काम। जहां तक आरक्षण में जो एक चीज लागू की गई है, उस आरक्षण को भी लगातार सीमित करने की, प्रभावहीन बनाने की कोशिश होती रहती है। उसके खिलाफ कोई बात आरएसएस के भीतर से नहीं आती। अगर आप आरएसएस से पूछेंगे कि आरक्षण तुमका क्या स्टैंड है, तो उसे एक मजबूरी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आरक्षण को आगे बढ़ाना
आरक्षण को सरकारी सेक्टर से आगे बढ़ा के निजी सेक्टर में ले जाना, जो कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में हो रहा है। जिस चीज को हम यहाँ आरक्षण कहते हैं, उसी को दूसरे देशों में, विकसित लोकतांत्रिक देशों में, खासतौर पर अमेरिका में डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी विभाग में आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उसमें सभी जातियों के लोग हों, सभी तरह के लोग हों, जो समाज की विविधता को रिफ्लेक्ट करें। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ मेरिट के नाम पे अभी भी आरक्षण को पाप की तरह देखते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं सोचते। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन चीजों से जाति व्यवस्था को चोट लगती है उन पर कोई कदम उठाए बिना हम जाति मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि हम साथ बैठ के खाना खा सकें और जहां लड़ने की जरूरत हो हमें लड़ने के लिए लोग मिल सकें, क्योंकि वो लोग तो व्यापक हिंदू समाज से ही मिलेंगे, उन जातियों से नहीं मिल सकते जो बहुत कम है। वर्णाश्रम का संस्कार अगर हम सावरकर की रचना हिंदुत्व को याद करें, जो कि संघ परिवार की भी बाइबल है, सारे हिंदूवादियों की बाइबल है, और हमारे देश में जो फासिस्ट निजाम है उसकी भी वही बीज ग्रंथ है जिसमें हिंदू को परिभाषित किया गया। सावरकर का महत्व इसलिए है कि उन्होंने पहली बार हिंदू शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की हिंदू आखिर है कौन। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हिंदू कौन है तब तक हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू की पहचान बतानी पड़ेगी। कोई भी पहचान बनाई जाती थी, बहुत सारे हिंदू उससे बाहर हो जाते थे। तो सावरकर ने एक परिभाषा दी हिंदुओं की कि भाई जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है, जो सिंधु नदी से लेकर समंदर तक के बीच के भूभाग में पैदा हुए और सप्त सिंधुओं से जिनका रक्त संबंध, सप्त सिंधु सभ्यता जिन लोगों ने शुरू की थी सिंधु नदी के किनारे, वैदिक लोग जिनको वो कहते हैं, उनसे जिनका रक्त संबंध है या जो रक्त संबंध मानते हैं, जिसमें उन्होंने ये मानने पर छोड़ दिया जो मानते हैं वो सब रक्त संबंधी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो तीसरी जो बात थी वो थी कि जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, अब ये पुण्य भूमि की जो थियरी थी वो बहुत काम की थी, क्योंकि इसके सहारे उनको उम्मीद थी कि वो ईसाइयों को, मुसलमानों को और उन लोगों को जो नास्तिक हैं या जो कम्युनिस्ट हैं उसको हिंदू की परिभाषा से बाहर कर सकते हैं। और चूंकि हिंदू एक राजनीतिक परिभाषा है, हिंदू को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो वो मुसलमानों को, ईसाइयों को, नास्तिकों को, कम्युनिस्टों को हिंदू राष्ट्र की परिभाषा से बाहर कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात समझी गई कि बहुत, हालांकि ये भी बहुत बहुत पोपली सी परिभाषा है। अगर आप इस पर बहुत गौर करेंगे तो बहुत संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के और ईसाइयों के बहुत सारे तीर्थ और बहुत सारे धार्मिक स्थल इसी देश में हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि वो ये उनकी पुण्य भूमि नहीं है। और अगर आप ये कहें कि जहां काबा है वही मुसलमानों की पुण्य भूमि है, तो दुनिया भर में जो सैकड़ों मुसलमान देश हैं वो भी मुसलमान नहीं रह जाएंगे। तो ये अतार्किक परिभाषा है, इसमें कोई दम था नहीं, लेकिन उस समय परिभाषा लोगों को मिल गई कि इसके नाम से हिंदू को और हिंदू राष्ट्र को डिफाइन किया जा सकता है। तो इसलिए सावरकर का एक महत्व स्थापित हो गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसको सावरकर ने भी दोहराया, गुरु गोलवलकर ने भी दोहराया बंच ऑफ थॉट्स में, जिसको वर्तमान सरसंघ चालक भी बार बार दोहराते हैं और जिसको संघ परिवार के सभी लोग जिस पर जोर देते हैं,
वो है संस्कार, कि जिन लोगों में इस देश के संस्कार होंगे वही सच्चे हिंदू और सच्चे भारतीय हैं। तो वो संस्कार क्या है? वो कौन सा संस्कार? वो संस्कार वो है जो गीता में बताया गया है, वो संस्कार वो है जो पुराणों में बताया गया है, वो संस्कार वो है जो महाभारत में बताया गया है, वो संस्कार वो है जो वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है, और वो संस्कार वो भी है जो तुलसीदास के रामचरितमानस में बताया गया। इन सारे धर्म ग्रंथों में इनके बहुत सारे हिस्सों से आपकी सहमति असहमति जो कुछ भी, और इन्हीं धर्म ग्रंथों का उल्लेख सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में किया, खास तौर पे पुराणों का, गीता का और रामायण का। ये सारे ग्रंथ घोषित करते हैं, बार बार घोषित करते हैं, अपने मुंह से घोषित करते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि वर्णाश्रम की स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य है। वर्णाश्रम कमजोर हो रहा है, वर्णाश्रम पे खतरे मंडरा रहे हैं, वर्णाश्रम को मजबूत करना ही इन धर्म ग्रंथों की रचना का उद्देश्य है, और भगवान का अवतार भी उसी उद्देश्य से होगा। वाल्मीकि के रामायण में और तुलसीदास के रामचरितमानस में मैं साहित्यिक गुणवत्ता पर बात अभी नहीं कर रहा हूं, वो कितनी महान साहित्यिक कृतियां नहीं है इसकी हम बात नहीं कर रहे, वो कितनी बड़ी कविता है नहीं, इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाल्मीकि के रामायण में भी, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी राम के जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो वर्णाश्रम को मजबूत बनाना, उसको स्थापित करना। राम खुद ही कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है। तो ये वो संस्कार है जो बेसिक चीज है जिससे आप हिंदू माने जाएंगे या जिससे आप भारतीय माने जाएंगे। मैं बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ जा रही हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको कहीं बिखराव लगे, तो थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन चर्चा लंबी है, उतनी लंबी चर्चा हम कर नहीं सकते, इसको मैं थोड़े में समेटना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम इतिहास देखें आरएसएस का, जिसको मैं भारतीय फासीवाद की बहाल संस्था के रूप में चिन्हित कर रहा हूँ, तो 4 उसके ऐतिहासिक चरण हैं, 4 हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं उसके विकास के। उन 4 हिस्टोरिकल मोमेंट्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम भारतीय फासीवाद के चरित्र को समझ पाएंगे आसानी से। पहला है भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन। भारत की राजनीति में गांधी का प्रवेश और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी का उभरना और खिलाफत आंदोलन के साथ गांधी जी का जुड़ाव और खिलाफत आंदोलन का एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरना, ये वो परिघटना है जिसके बाद हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को संगठित करते हैं।